नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े जारी। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी कुछ बढ़ी, 96.63 करोड़ हुई हिंदुओं की संख्या। अहमदाबाद से उठी पटेल आरक्षण की जोरदार आवाज। रैली के बाद भूख हड़ताल पर बैठे हार्दिक पटेल, कहा मुख्यमंत्री के आने तक जारी रहेगा अनशन। जीएसटी पर सहमति के लिए वेंकैया ने की खड़गे से मुलाकात। जल्द हो सकता है सत्र की तारीख का ऐलान। कांग्रेस ने कहा मसौदा देखने के बाद ही करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राजधानी के विकास में मांगा सहयोग। चंद्रबाबू नायडू ने की आंध्र के लिए विशेष दर्जे की मांग। और सोमवार के जोरदार झटके के बाद संभला शेयर बाजार। 291 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। एशियाई बाजारों में भी मामूली सुधार। और आइए अब देखते हैं पहली खबर। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग को लेकर आज अहमदाबाद में एक रैली का आयोजन किया गया। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की अगुवाई में हो रही इस रैली में जहां लाखों लोग जुड़े, वहीं मंच से युवा नेता हार्दिक पटेल ने हुंकार भरी। मांग पटेल समाज को ओबीसी कोटे में शामिल करने की थी, जो सरकार के सामने चुनौती के रूप में सामने आई है। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग अब सड़क तक पहुंच चुकी है। अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की अगुवाई में एक रैली आयोजित की गई। रैली में पटेल समुदाय के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। समिति के युवा नेता हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार से जल्द मांगे मानने को कहा। हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहते हैं। 1985 में पंजे को उखाड़ कर फेंका था, आज तक नहीं आया वो। 2017 आ रहा है, कादर में किच्चर नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल शानदार से आन से। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के 3 सदस्यों ने शहर की कलेक्टर को मांगों के बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं रैली के साथ साथ अहमदाबाद बंद का भी असर देखा गया। जगह जगह बाजार बंद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं, साथ में जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ होता है, 108 की सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं वगैरह, उनको रिव्यू करने के लिए एक राउंड पे हम गए थे। हमारी जो व्यवस्था है वो पहले से बहुत क्लियर है और बता दी गई है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिटी के अंदर सीपी साहब के साथ भी बात हुई है और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं बने, वो देखना हमारी। गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ 27 लाख है, जिसमें पटेल समाज की तादाद 20% है। पाटीदार समिति की मांग है कि उन्हें राज्य में 27% ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इन मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस रैली का ऐलान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं अहमदाबाद में रैली और बंद के दौरान शहर के कई इलाकों में पुलिस और रैली में आए लोगों के बीच झड़प भी हो गई। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का आरोप यह है कि उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था। वहीं रैली के बाद समिति के नेता हार्दिक पटेल अपने 2 साथियों के साथ जीएमडीसी मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वहां नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। हम अभी उपवास पर बैठे जब तक गुजरात के सीएम यहाँ आकर हमारे आवेदन पत्र ना स्वीकार ले और हमारी मांगे पूरी ना के, तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे उपवास पर। और खास तौर पर इस प्रकार जो रैली हुई है, शांतिपूर्ण रैली हुई है, फिर भी पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया है। अगर बाद में कुछ गुजरात में परिस्थिति बिगड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं राजेंद्र अग्रवाल, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। राजेंद्र जी, कितनी बड़ी मुश्किल है ये पटेल साहब आपके लिए? 22 साल का छोटा सा लड़का कैसे लाखों लोगों की भीड़ जुटा पा रहा है? नहीं, देखिए, इच्छाओं को जगाना आसान होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर
प्रत्येक को अपनी बात उठाने का हक है और निस्संदेह एक इसको बड़ी या छोटी कहें समस्या तो है, क्योंकि जो निश्चित प्रतिशत है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी 50% आरक्षण हो नहीं सकता, उसके अंदर ही जगह बनाई जाती है तो जिनका पहले से आरक्षण की स्पेस कम होती है, तो ऐसे अनेक मुद्दे इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो बड़ा ये जटिल विषय हो जाता है। और ये केवल गुजरात की बात नहीं, अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो अब हार्दिक पटेल कितना कर पाएंगे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पटेल आज की रैली के पहले भी जो उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन यदि कुछ हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, और हम वैसे गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे लेकिन हम भगत सिंह का रास्ता भी अपना सकते हैं, ये एक प्रकार की थोड़ी अपरिपक्वता सी उनके उसमें दिखाई देती है। तो ये भी कई बार लगता है कि कोई उनको चला तो नहीं रहा है, लेकिन वो विषय इस वक्त गंभीर नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। गंभीर तो है, महत्वपूर्ण नहीं है। आपका इशारा ऑपोजिशन की तरफ नहीं, है, मेरा कांग्रेस किसी तरफ पार्टी की इशारा तरफ? नहीं, मेरा किसी तरफ इशारा नहीं है। मुझे लगता है ये, क्योंकि इस युवा के अंदर ऊर्जा है, उन्होंने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की मेच्योरिटी इतने बड़े आंदोलन को हैंडल करने के लिए होनी चाहिए, युवाओं में होती है, ऐसा नहीं कि युवाओं में नहीं होती। भगत सिंह तो बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐसे युवा होते हैं जिनमें बहुत इस प्रकार की मेच्योरिटी भी होती है। मुझे ऐसा लगता है उनमें मेच्योरिटी का अभाव है। अभाव आपको लगता है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अगर बात नहीं मानी गई तो 2017 में गुजरात में कमल नहीं खिलेगा। हाँ, वो विधानसभा चुनाव का जिक्र वो कर देखा रहे हैं। जाएगा, और इसी से उनकी मेच्योरिटी जो है, इससे संदेह भी पैदा होता है कि कहीं कोई है तो नहीं जो जिसके वो हाथ में बन गए हों। मैं कह नहीं सकता क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं इस बात को मानता हूं कि विषय ये गंभीर है और जटिल भी है। ये देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आरक्षण के संबंध में आरक्षण का जो मूल उसका तात्पर्य था उसको समझने की बहुत जरूरत है। जब संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई तो सामान्यतया उसके पीछे का भाव ये था कि जो शताब्दियों से सामाजिक रूप से जिनकी उपेक्षा हुई है उनको अवसर में समानता प्राप्त हो जाए। वो यदि उनको उसी कोई आरक्षण नहीं दिया गया, यही तो कह रहे हैं हार्दिक पटेल, वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मेरा कहना ये है कि इस प्रकार का आकलन सब समाजों के बारे में करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के अंदर पटेल समाज वास्तव में उस प्रकार का समाज नहीं है जो सर्वाधिक वंचित समाजों में से यानी एक हो। आपका ये कहना है कि ये मांग उनकी जायज नहीं है, लेकिन अगर पटेल वोट की हम बात कर लें तो वो आपके लिए कितना अहम है, और खासकर जबकि खुद मुख्यमंत्री उसी समुदाय से आती हैं, 6 कैबिनेट मंत्री उसी समुदाय से आते इस हैं। विषय की जटिलता का एक कोण है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से विषय बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। चलिए, आपको क्योंकि जहां कहीं कुछ कहेंगे तो वोट बैंक का भय रहता है। मुझको ये लगता है कि वोट बैंक के इस भय से निकल करके ऑन मेरिट जब तक निर्णय नहीं होंगे तब तक आरक्षण के संबंध में ठीक दिशा निर्धारित नहीं हो सकती। यानी जो न्यायपूर्ण होगा वही किया जाएगा। फिलहाल सोमनाथ, आपको लेके चलते हैं। चुन्नी भाई कांजी भाई गोहेल सांसद हैं राज्यसभा से, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चुन्नी भाई जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस रैली में और कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं लोगों की वो उभार पर हैं। आपको लगता है कि क्या ये चुनाव के आते आते एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? 2 महीने में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, और सबसे खास बात यह है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसका ध्यान खींच लिया है इस युवा ने। देखिए, ये जो बात अभी उठी है, अभी एग्जाम के बाद में एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, और जो लोग बच्चे जिन्होंने 80%, 83% और 90% जो वोट लिए हैं, वो वोट जो उन्होंने वो मार्क लिए हैं, मार्क लेने के बाद में जब उनको इसमें हेलो जी जी बोलिए। मार्क लेने के बाद में उनको एडमिशन नहीं मिली, तो दाखला नहीं मिला कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तब ये जो बात है वो सीधी पूरे समाज के साथ में ऊपर आ गई कि भाई जो ओबीसी के लोग हैं, जो बीसी के लोग हैं, उनको जो रिजर्वेशन मिला है, उन लोगों को 60% मार्क लेने में उनको दाखिला मिल जाता है कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में। तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिलता है, हमको क्यों आरक्षण नहीं मिलता है? तो ये आरक्षण का मुद्दा उठा तो था, लेकिन कई लोगों ने, कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने इन एक तो 2-4 लड़के को इनको उकसाया और उन्होंने ये बात कर ली। देखिए, आरक्षण लेना कोई भी जाति का मांगना सभी का हक है, लेकिन इस तरह से गाली गलौज करके, गवर्नमेंट पे गाली गलौज करके, जो गवर्नमेंट हमारी बैठी है, जो जहाँ आनंदीबेन बैठी है, उनके लिए गाली गलौज करना, कुछ बात करना, ये बात अच्छी नहीं है। दूसरी बात, अनशन जब ये रैली कराई, रैली के पहले जो मुद्दा था वो मुद्दे से हट गए ये लोग, और दूसरा मुद्दा आ गया। आनंदीबेन पटेल हमारी सभा में आती है और आके हमारे पास से हमको
लिखित करके दे जाओ कि हम लोग हमको जो ये आरक्षण का मुद्दा है वो हम ग्रांट करेंगे, बाद में हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये बात करनी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा बचपना है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। राजन जी, ये बताइए, बहुत छोटा सा सवाल कि क्या वाकई, चलिए अगर समस्या मान भी लिया जाए तो निपटारा कैसे होगा, कैसे डील करेगी बीजेपी? नहीं, मैं समझता हूं संवाद से रास्ता निकल सकता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं निकल सकता। तो कह रहे हैं नया मोदी आ गया है। नहीं, ये तो जरा जल्दबाजी है और कई बार ऐसा हमको दिखाई देता है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी उनमें इमेच्योरिटी भी है और किसी आंदोलन को किस प्रकार से मैच्योर किया जा सकता है, किया जाता है, इसकी समझ भी उनको नहीं है। गांधी जी का वो उदाहरण जरूर दे रहे हैं, पर गांधी जी 10 साल के अंतराल के बाद एक आंदोलन किया करते थे। तो मैं समझता हूं कि गुजरात के अंदर पटेल एक सक्षम समाज में से आता है। हमारे सरदार पटेल या अन्य भी मुख्यमंत्री में उसी समाज के हैं, कुशाभाऊ पटेल उसी समाज के थे। तो वहां पर वो उस प्रकार का वंचित समाज नहीं है जिसको आरक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र अग्रवाल जी। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, और छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो जाएंगे। शंघाई से लेकर मुंबई तक बाजार धड़ाम, कारोबारी बेहाल, शेयर होल्डर परेशान। कहां हुई चूक, कैसे आएगी बाजार में जान? देखिए RSTV विशेष लुढ़का बाजार शाम 7:30 बजे। अन्य महत्वपूर्ण खबरें, सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों में 6 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों की तादाद और आबादी में उनके प्रतिशत का ब्यौरा जारी किया गया है। आंकड़े के मुताबिक 2011 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ 90 हजार दर्ज की गई, जिसमें 96 करोड़ 63 लाख की आबादी के साथ हिंदू आबादी 79.8% रही। हालांकि बीते 10 साल में हिंदू आबादी में 0.7% की कमी दर्ज की गई, लेकिन इन्हीं 10 सालों में मुस्लिम जो आबादी है वो 0.8% बढ़ी है। मुस्लिम्स की जो आबादी है वो अब 17.22 करोड़ आबादी के साथ कुल आबादी के 14% हैं। इसके अलावा ईसाई देश की आबादी के 2.3% हैं, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% हैं। 10 सालों के दौरान आबादी जो बढ़ी है उसकी दर 17.7% रही, जिसमें हिंदू वृद्धि दर 16.8, मुस्लिम वृद्धि दर 24.6, ईसाई आबादी में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार मॉनसून सत्र को फिर से बुलाने पर विचार कर रही है। इसी सिलसिले में आज संसदीय कार्य मंत्री M. वेंकैया नायडू ने कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सत्र की तारीखों पर फैसला हो सकता है। GST यानी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए सरकार ने अब विपक्ष की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसी के तहत संसदीय कार्य मंत्री M. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सरकार की मंशा मानसून सत्र के विस्तारित हिस्से में GST विधेयक को पारित कराने की है। नायडू ने कहा है कि कई अन्य दलों से भी इस बारे में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। The government shall, if required, call the second part of the monsoon session in order to pass important legislations. I once again appeal to all political parties to please think in national interest and act in national interest. सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा बना हुआ है। इस माहौल में टैक्स सुधारों से जुड़े बिल GST को पास न करना अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए भी GST को अहम बताया गया है। GST bill is very important for the country, particularly in the present context. It has gone through various levels of scrutiny over the last 8 years. During which an empowered committee of state finance minister has gone through its various provisions.
Finally, the Senate Committee of Rajya Sabha has also submitted its report on 22nd July. दरअसल सरकार ने इसी सोची समझी रणनीति के तहत ही मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया है और उसकी मंशा कुछ दिनों के लिए फिर से मॉनसून सत्र बुलाकर जीएसटी पारित कराने की है। 13 अगस्त को संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में जीएसटी विधेयक को पारित कराने की सरकार की सभी कोशिशें नाकाम रही थीं। ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले में विपक्ष की ओर से सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के चलते पूरे सत्र के दौरान गतिरोध नहीं टूटा। हालांकि सरकार का दावा है कि जीएसटी पर ज्यादातर क्षेत्रीय दलों से सहमति बना ली गई है, लेकिन संविधान संशोधन बिल होने की वजह से इसे पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों के समर्थन की दरकार होगी। सरकार की मंशा जीएसटी को पूरे देश में अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने की है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। उधर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार भले ही जीएसटी के लिए सभी दलों से विचार विमर्श की बात कह रही हो, लेकिन कोई फैसला विधेयक के मौजूदा स्वरूप को देखने के बाद ही होगा। इसी सिलसिले में लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा टेलीविजन से खास बातचीत में कहा कि सरकार की तरफ से बिल में किए गए संशोधनों को देखने के बाद ही उनकी पार्टी कोई फैसला करेगी। मैं उनको बताया कि स्पेशल सेशन अब जो बुला रहे हैं जीएसटी के लिए, वो जब तक हम हमारे पार्टी के नेताओं से बात नहीं करेंगे और खास करके राज्यसभा के जो हमारे नेता हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारे चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन, वो उनसे पूछने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक हमारे पार्टी के नेता लोग निर्णय लेकर हमको नहीं बताएंगे, तब तक इसका डेट फिक्स करने का, कहने का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरी चीज़, अगर उनका ये पास कराने की ज़रूरत थी तो यही कॉम्प्रोमाइज़ वो 15 दिन पहले कर सकते थे जब सेशन चल रहा था। उस वक्त जिन चीज़ों को मानना चाहिए था वो मान के वो कर ले सकते थे, लेकिन उस वक्त शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। आपकी पार्टी की तरफ से जीएसटी बिल को लेकर कुछ 3-4 अमेंडमेंट्स दी गई हैं। हालांकि नायडू साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स जो होंगी वो सदन के पटल पर जब सामने आएंगी तो उन पर वहाँ फैसला लिया जाएगा। क्या आप उस बात से सहमत हैं या आपकी पार्टी चाहेगी कि पहले जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस चाहती है उन पर सरकार सहमत हो, फिर उसके बाद बिल पेश करे सदन में? देखिए, जब तक ऑथेंटिक बिल नहीं आएगा, ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में कोई अर्थ नहीं है। अगर वो ऑथेंटिक बिल पेश करे, उस वक्त हम बोलेंगे उसमें क्या खामियां हैं, या वो कहेंगे कि हमने आपके सुझावों को एक्सेप्ट किया है और ये बिल, तभी ये बात कुछ बन सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से दिल्ली के विकास में सहयोग की अपील की, साथ ही केंद्र के हस्तक्षेप पर नाराजगी भी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के कामकाज में केंद्र के हस्तक्षेप पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री से दिल्ली के विकास में केंद्र के सहयोग की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के विकास में किसी भी तरह से राजनीतिक विचारधाराएं बीच में नहीं आनी चाहिए। आप स्किल इंडिया चाहते हैं, हम दिल्ली में स्किल इंडिया करके दिखाएंगे। हम दिल्ली के अंदर डिजिटल इंडिया करके दिखाएंगे। हम दिल्ली के अंदर आपको स्वच्छ भारत करके दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर स्वच्छ दिल्ली करके दिखाएंगे। हम आपके सपने को पूरा करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि हमारे और आपके दिल्ली सरकार की और हमारी राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं वो बीच में नहीं आनी चाहिए। हालांकि बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी सरकार की सस्ती राजनीति करार दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं सिर्फ नाटक और अखबारों की सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं और कुछ नहीं। वो किसी भी विषय में गंभीर नहीं है। इससे पहले जून में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। उस वक्त प्रधानमंत्री व्यस्तता की वजह से वक्त नहीं दे सके थे। बाद में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए फोन किया, तब केजरीवाल ने मुलाकात की इच्छा जताई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के विशेष प्रतिनिधि के राम मोहन राव के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शैक्षणिक संस्थानों, पोलावरम परियोजना और राज्य के लिए नई राजधानी शहर के निर्माण समेत कई लंबित मुद्दों पर बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 22 अक्टूबर को अमरावती में बन रहे नई राजधानी शहर की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद बीजेपी ने बेंगलुरु नगरपालिका चुनाव में जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 198 में से 100 वार्डों में जीत दर्ज की। कांग्रेस को 76, जेडीएस को 14 वार्डों में जीत हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पार्टी की जीत की हैट्रिक करार दिया। बेंगलुरु नगरपालिका के चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न दिल्ली तक मना। इस जीत को पार्टी राज्य में अपनी वापसी के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने हार कबूल कर ली है। We have not done very badly, let me tell you that, but we accept, the mandate given by the people of Bangalore city. शनिवार को हुए मतदान में करीब 50% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इससे पहले 2010 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 111 वार्ड में जीत दर्ज कर नगर निगम पर कब्जा किया था। वहीं कांग्रेस को 65 और जेडीएस को 15 वार्डों में सफलता हासिल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल कॉल ड्रॉप्स पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने तुरंत इसके समाधान के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कल शाम आधारभूत ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। पीएम ने इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये समस्या डेटा कनेक्टिविटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया भी शामिल थे। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जंतर मंतर पर अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाए गए रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिटायर्ड हवलदार अशोक चौहान के साथ कर्नल पुष्पेंद्र सिंह 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। वहीं पिछले 8 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रिटायर्ड हवलदार अशोक चौहान की भी हालत बिगड़ गई। उन्हें भी सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। सीमा पार से आज हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नौगाम सेक्टर की सीमा चौकियों पर गोलीबारी की। इसमें एक जेसीओ शहीद हो गया। सोमवार को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा चौकियों और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की थी। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अगस्त महीने में 52 से ज़्यादा संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। और सोमवार के झटके के बाद शेयर बाजार में आज सुधार देखने को मिला। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 291 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 72 अंक बढ़कर 7,881 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एशियाई बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में ठहराव नजर आया। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 291 अंक की बढ़त के साथ 26,032 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 72 अंक बढ़कर 7,881 पर बंद हुआ। वेदांता, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 5% से ज्यादा बढ़त दिखाई दी। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 66.55 के स्तर पर खुला। We are on the right path. The reform agenda is progressing in the right direction. Having said that, we have always been telling that we are at this stage where we cannot be disconnected from the global events. मंगलवार का दिन अधिकतर एशियाई बाजारों के लिए अच्छा रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.25%, स्ट्रेट टाइम्स में 1.5% और फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स भी करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने बैंक रेट में 0.5% की गिरावट का ऐलान किया। Generally feel pretty good. Owning stocks myself, always good to see a recovery, so happy to see things bounce back a little bit today. सोमवार को अमेरिका, यूरोप समेत एशियाई बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई थी।
सेंसेक्स रिकॉर्ड 1625 अंक तक लुढ़क गया था। अमेरिका में ब्याज दर को लेकर अटकलें, चीन की लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति और तेल की गिरती कीमतों ने निवेशकों में घबराहट पैदा कर दी, लेकिन उम्मीद है कि घरेलू बाजार इससे जल्दी निकल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।